श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री द्वारिकाधीशाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों। लघु पाराशरी हमें बताती है विंशोत्तरी दशा का आश्रय लेकर जीवन में कब क्या कैसा होगा इसका निर्णय कैसे करते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा वह इस प्रसंग की भूमिका थी। दशाफल अध्याय में सबसे पहले महर्षि एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। सारे ग्रहाः सर्वे अपनी महादशा के अंदर जब उनकी अंतरदशा आती है तब अपना शुभ या अशुभ जो भी फल है वो नहीं देते हैं अपने आत्मभाव अनुरूप। आत्मभाव अनुरूप का अर्थ यहाँ होता है योगज संबंधानुसार। जब उस ग्रह की महादशा आएगी तो आप उम्मीद करेंगे कि अपनी महादशा में वो ग्रह अपने सारे रिजल्ट अच्छे या बुरे वो रिजल्ट दे देगा, लेकिन महर्षि यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जब उसकी महादशा के अंतर्गत उसकी अंतरदशा आएगी तब वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो रिजल्ट बाद में मिलेंगे। बाद में कब मिलेंगे उसकी चर्चा आगे होती है। यहाँ ये सवाल लाजमी है, तो अपनी दशा अंतरदशा में क्या करेंगे। कई भिन्न किस्म के फल होते हैं, जैसे कि वो ग्रह जिन चीजों का कारक है, जैसे सूर्य पिता के कारक है, चक्षुओं के कारक है, चंद्रमा माता के कारक है, उन कारकानुसार फल देते हैं। वो ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं, जिस किसी दूसरे भाव के स्वामी होके उसके अनुसार फल देते हैं। सहायज फल देते हैं, दृष्टिज फल देते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम किसी और सत्र में करेंगे कि ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में कैसा फल देंगे। और उसको थोड़ा नीचे ले आइए, अपनी प्रत्यंतर दशा, वहां तक ग्रह अपना योगज फल नहीं देगा। योगज फल मतलब दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर जो फल देना है, दूसरे ग्रहों को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और दूसरे ग्रह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, उस हिसाब से जो फल होने हैं वो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में नहीं मिलेंगे। वो उसके बाद किसी और ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मिलेंगे। या तो संबंधी ग्रहों की अंतरदशा आ जाए या सधर्मी ग्रहों की अंतरदशा आ जाए। उन ग्रहों की अंतरदशा में शुभ या अशुभ जैसा फल होता है महादशा नाथ का, वो आपको देखने को मिलता है। तो आप पूछेंगे कि जो अंतरदशा नाथ है उसका फल कब मिलेगा। उसका फल प्रत्यंतर में जब उससे संबंधी ग्रह आएंगे या उसके सधर्मी ग्रह आएंगे तब मिलेगा। पहले तो जो महादशा नाथ होता है वो अंतरदशा नाथ पे निर्भर करता है। अंतरदशा नाथ प्रत्यंतर दशा नाथ पे निर्भर करता है। एक बॉस है, उसको कोई काम करवाना है, उसके लिए वो अपनी टीम पे निर्भर है। तो उसने टीम लीड को बोला, तो ये जो टीम लीड है वो अंतरदशानाथ हो गया। अगर बॉस महादशानाथ है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो सारे प्रत्यंतर दशानाथ हो गए। बॉस का जो काम है वो टीम लीड पे निर्भर करता है। टीम लीड का जो काम है वो उसके नीचे जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज है उन पे निर्भर करता है, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। उसी तरह से ये दशाओं का क्रम चलता है। पाराशरी ज्योतिष में विंशोत्तरी दशाफल कथन में आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी होंगी। एक तो पहला ये संबंधी है या नहीं, अंतरदशा महादशा का संबंधी है या नहीं। अगर संबंधी नहीं है तो सधर्मी है या नहीं। संबंधी भी नहीं हुआ, सधर्मी भी नहीं हुआ तो विधर्मी हो जाएगा। ऐसा भी संभव है कि सधर्मी संबंधी विधर्मी हो, ऐसा भी संभव है कि संबंधी सधर्मी है। तो पहला तो संबंधी में फल मिलेगा, फिर सधर्मी में फल मिलेगा। अब संबंधी अगर शुभ हो गया शुभ महादशा के लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर संबंधी ग्रह जो है वो पाप ग्रह हो गया तो किसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो दोनों को मिलेगा। ज्यादा प्रबलता पाप फलों की होगी या शुभ फलों की। प्रबल में कौन सा ग्रह बली है ये देख के आप निर्णय कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या महादशा नाथ योगज संबंध में संलग्न है। ऐसा संभव है कि महादशा नाथ किसी संबंध में संलग्न ही नहीं है। मान लीजिए कि वृषभ लग्न के लिए शनि योग कारक है और उनका संबंध किसी ग्रह के साथ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा। तो होगा यूं, अंतरदशा शुभ ग्रहों की आएगी, यदि वो बली है और अच्छे स्थानों पे है तो फिर भी अच्छा फल दे जाएंगे। जो पाप ग्रहों की अंतरदशा आएगी वो पूरी तरह से अपने नेचर के अनुरूप फल देंगे, वहां पे आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है संबंध बनाना। जितने भी शुभ ग्रह है अगर संबंध में है तो अच्छा, वो अपने संबंधी ग्रहों से अच्छा फल निकाल लेंगे। अगर संबंधी ग्रह पाप भी हुआ
तो भी मिश्रित रिजल्ट आएगा। कितना मिश्रित वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह कितना बली है। फिर आप ये देखिए कि क्या योगज ग्रह सधर्मी है। अगर सधर्मी हो गए तो संबंधी और सधर्मी हो गए, तो महादशानाथ यदि शुभ ग्रह हो गए और उसके ऐसे ग्रह की अंतरदशा आ गई जो संबंधी भी है और सधर्मी भी है, तो महादशानाथ का जो सबसे अच्छा योगज फल है वो सारा यहाँ मिल जाएगा। संबंधी है लेकिन विधर्मी है, तो ऐसी केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो विधर्मी है वो क्या है। अगर शुभ ग्रह है और विधर्मी है, यानी या तो मारक होगा या पाप होगा, तो फिर उसका फल कैसे मिलेगा। उसका मिश्र फल इस बात पे मिलेगा कि ये जो विधर्मी ग्रह है अंतरदशानाथ, ये आपके महादशानाथ से ज्यादा बली है या कम बली है। इसी चीज को लिखते हैं, अगर वो दूसरा जो दशानाथ है वो विरुद्ध फलदायक है यानी कि विधर्मी है, आपको ये जजमेंट लेना होगा कि कौन सा ग्रह कितना बली है और उसी जजमेंट के हिसाब से आपको रिजल्ट आएगा। इस चीज को समझाने के लिए हम लोग एक कुंडली लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मिथुन लग्न की कुंडली दिख रही है। हम एक दशा पकड़ते हैं और वो दशा हो गई शनि की। मेष और नवमेष होने के नाते शुभ है, तो शनि की दशा में शनि की अंतर दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा, तब तक योगज फल नहीं मिलेंगे। यहाँ योगज फल कौन से हो रहे हैं शनि के, तो शनि मंगल और शुक्र इनके बीच में युति संबंध बना हुआ है। इस युति संबंध के अलावा क्या ये किसी अन्य संबंधों में भी संलग्न है, तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। किसी अन्य संबंध में संलग्न नहीं है। यहाँ पे मंगल के साथ होने से एकादशेश और षष्ठेश के साथ सम्मिलित हो गए शनि, तो यहाँ पे शनि पे एक पाप प्रभाव आया। लेकिन शुक्र के साथ संबंधित होने पे, शुक्र जो पंचमेश है और द्वादशेश है, इसके साथ संबंधी होने पे आपको यहाँ पे शुक्र के अच्छे फल भी मिलेंगे। तो यहाँ पे शनि जो है वो मंगल का भी फल करेगा। एकादशेश और षष्ठेश मंगल जो कि नवमेश में बैठे हैं, एकादशेश मंगल नवमेश में बैठे तो एकादशेश के लिए अच्छा है, अपने से एकादश भाव में बैठे हैं। षष्ठेश मंगल भी अपने से चतुर्थ में बैठे हैं, छठे भाव के लिए भी अच्छा है। लेकिन मंगल जो है वो शनि की हानि कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यह देखना होगा कि हानि कैसे करेंगे। तो मंगल सबसे पहले यहाँ पे द्वादश भाव को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपको हानि हो सकती है शनि की महादशा के अंतर्गत। फिर उसके बाद मंगल तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव को देखने का अर्थ है कि भाइयों को हानि हो सकती है, बहुत ज्यादा मेहनत करवा सकता है। मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए। मंगल के चतुर्थ भाव को देखने की वजह से सुख आदि में भी न्यूनता आ सकती है। शुक्र की यदि बात करें तो पंचमेश शुक्र नवम में बैठे हैं, अपने से कोण में बैठे, बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया है इस समय आपको। शुक्र की वजह से शनि के अंदर पंचम भाव के सारे शुभ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। संतानोत्पत्ति हो सकती है, संतानों का विवाह हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की ये दशा किस समय चल रही है। संतानों की शिक्षा के लिए बड़ा अच्छा समय रह सकता है। द्वितीयेश द्वादशेश नवम भाव में बैठे, इस समय बाहर जाने का योग भी बन सकता है। अब मंगल क्योंकि द्वादश भाव को देख रहे हैं, आपके विदेशों में हानि भी हो सकती है। इसका पूरा एनालिसिस जो होता है वो जब आप करेंगे तो ये जो हमने बाकी रिजल्ट्स मंगल और शुक्र की वजह से कहे हैं, ये आपको शनि 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 में नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे, देखिए शनि शनि बुध। अब क्या बुध का संबंध है, बुध लग्नेश होने के नाते यहाँ पे सधर्मी हो गए। दूसरा, बुध को शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि से पूरे कंट्रोल में लिया है, तो बुध में शनि के रिलेटेड जो शुभ फल है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद केतु देखिए, तो केतु का सीधा संबंध नहीं पड़ा है, लेकिन मंगल ने कंट्रोल में लिया है, तो इस हिसाब से शनि ने भी केतु को अपने असर में रखा हुआ है, तो केतु से भी अपना अच्छा रिजल्ट निकाल के ले जाएंगे। जो राजयोग बन रहा है शनि और शुक्र के बीच में, उसका रिजल्ट निकाल के ले जाएंगे। और जो धनयोग बन रहा है शनि और मंगल में, उसका रिजल्ट केतु से भी निकाल के ले जाएंगे। शुक्र के साथ भी यही बात होगी, शुक्र के साथ तो संबंधी है, शुक्र के साथ आपको वो सारे रिजल्ट्स जो देखने हैं वो रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अब फिर उसके बाद जब हम सूर्य की दशा में आएंगे, तो सूर्य जो है वो तृतीयेश है, इस नाते खराब है, और सूर्य किसी संबंध में नहीं है शनि के साथ। तो अब सूर्य और शनि का आपको बल देखना होगा। सूर्य और शनि का बल देखिए, शनि 120 और सूर्य 192।
तो सूर्य यहाँ पे तृतीयेश होने के नाते जो दशम भाव में बैठे हैं, उससे आपको जो भी पाप फल निकलेंगे, यहाँ पे सूर्य अपना पाप फल दे देंगे। लेकिन सूर्य तृतीयेश होने से दशम में बैठ के अपने मित्र की राशि में बैठ के और प्रबल बली होके है, दशम भाव में बैठे हुए हैं, उनको पूर्ण बल मिला हुआ है, तो उस नाते उस समय आपको व्यापारिक सफलताएं भी दे सकते हैं, लेकिन अनुगुणज के हिसाब से जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो भी देंगे। इस तरह से आपको हर लेवल पे एनालिसिस करनी होगी। अब आप पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा। तो एग्जैक्ट रिजल्ट जो इसका है वो आपको भाव का एनालिसिस प्रॉपरली जब आप करेंगे तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट भी मिल जाता है। हम लोग जो एग्जाम्पल चार्ट लेंगे इस सीरीज के अंत में, उसमें मैं एक कुंडली का पूरा भाव का एनालिसिस कर दूंगा, किसी एक पर्टिकुलर दशा में हर प्रत्यंतर में उसका क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर कोई ग्रह ऐसा आ गया जो न संबंधी है न सधर्मी है, तब क्या होगा? तब वो ग्रह पूर्णतः इंडिपेंडेंटली अपना फल देने के लिए इच्छुक है। वहां पे आपको महादशानाथ का अच्छा या बुरा फल नहीं मिलेगा। महादशानाथ यदि पापी है, महर्षि पराशर ने 4 सेट बना दिए, जो कि मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं इस वीडियो को आज यहीं खत्म करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आज मैंने जो बातें बताई है उस पर आप थोड़ा सा मेडिटेट करें। ये बहुत सहजता में बता दिया है महर्षि ने, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में पाते हैं तो पाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, और इसीलिए कई लोग आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि विंशोत्तरी से विंशोत्तरी दशा से फल खत्म करना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर तब तक है जब तक आप नियमों को ना समझ लें। आज इतना समझे, अगले बार जो बाकी नियम बचे हुए हैं पापक ग्रहों से संबंधित, जब पाप महादशानाथ होते हैं तो उनके नियम अलग है, और मारकों से संबंधित मारक महादशानाथ होते हैं उनके नियम भी थोड़े अलग है। तो उन नियमों को भी हम समझ लेंगे। उन नियमों को समझने के बाद हमारा लघु पाराशरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक एग्जाम्पल चार्ट को लेके वहां पे इन नियमों की जब व्याख्या करूंगा, तब आपको पूर्ण रूपेण समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे लेते हैं। और उसके अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ लघु पाराशरी के सारे अध्याय समाप्त हो जाएंगे। तो जल्दी ही फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, अपना ख्याल रखिए।